मेरा नाम पायल है। मेरी उम्र 60 साल की है। मैं अपने घर की सबसे खूबसूरत औरत थी। मेरे बाबा ने मेरी शादी मेरी छोटी सी उम्र में कर दी थी, क्योंकि बाबा के खानदान में सबकी नज़र मुझ पर थी। लेकिन मेरे बाबा मेरी शादी अपने खानदान में नहीं करना चाहते थे। मेरे बाबा ने मेरी शादी की। मेरा पति एक गरीब किसान था, लेकिन मैंने कभी इसके काम को लेकर इसे बुरा भला नहीं कहा था। हमेशा इसका साथ दिया, इसके साथ मिलकर पैसे कमाने लगी, लेकिन कभी भी इसे ताना नहीं दिया था। मैं भी अपने पति के साथ किसानों की तरह खेतों में काम करने लगी थी। मेरा पति मुझसे बेहद प्यार करता था, मगर जब भूख से पेट अंदर जाने लगे तो खाली मोहब्बत से पेट नहीं भरता। हमारी शादी को 3 साल का वक्त गुजर गया, मगर मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। मैं हमेशा ऊपर वाले से बेटा मांगती थी, हमेशा बेटी मांगने से डरती थी कि जो नसीब मेरा था कहीं मेरी बेटी का भी वैसा नसीब ना हो। मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की खेतों में अपना रंग काला कर चुकी थी। शादी के 3 साल बाद मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। मेरा पति तो बहुत खुश था, मगर मैं बहुत परेशान रहती थी कि अगर बेटी हुई तो क्या करूँगी। असल में बेटियों से डर नहीं लगता, डर उनके नसीबों से लगता है, उनकी आने वाली किस्मत से लगता है, डर उसके हमसफ़र से लगता है। बेटियां लाडली होती हैं, उनको ऊपर वाले से मांगना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल उनको पालना और फिर उनको दूसरों के हाथों में थमा देना होता है। बेटियां तो घर की रौनक होती है, वह बागों का वो फूल होती है जिसके बगैर हर बगीचा बंजर लगता है। लेकिन जब अपना वक्त बुरा हो तो ये सब बातें बस किताबों में ही अच्छी लगती है। मैं भी हकीकत पसंद थी, लेकिन कभी कभी हम अपने हालात से इस कदर मजबूर हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम पर आने वाला हर वक्त बुरा ही होगा। हम बिल्कुल मायूस हो जाते हैं और फिर हमें वही मिलता है जिसका हम गुमान कर बैठते हैं। मैंने एक बेटी को जन्म दिया था। मेरी बेटी भी मेरी तरह बेहद खूबसूरत थी। मेरा पति तो बहुत खुश था अपनी बेटी को देखकर, मगर मैंने इस मासूम तितली की तरफ देखा तक नहीं था। मेरे पति ने मुझे बहुत समझाया कि बेटियां ऊपर वाले की देन होती है, मगर तुम क्यों खुश नहीं हो। लेकिन मैं उनको ये नहीं कह पाती थी कि मैं अपनी बेटी को उसके पति के साथ खेतों में बर्बाद होते नहीं देख सकती। वक्त गुजरता गया और मेरी बेटी भी बड़ी हो गई। बड़ी बेटी की पैदाइश के बाद ऊपर वाले ने मुझे फिर से एक बेटी से नवाजा। शायद ऊपर वाले ने मुझे दूसरी बेटी देकर आजमाया था कि मैं इसके पैदा होने पर क्या करती हूँ। दूसरी बेटी के बारे में मैं कुछ ही संभल गई थी, लेकिन मेरी बड़ी बेटी और मेरे बीच के फासले कायम हो गए थे। वे अब तक कायम थे। वह कुछ खिंची खिंची सी रहती थी, मुझसे भी ज्यादा बात नहीं करती थी। अक्सर मुझे खुद पर गुस्सा आता था कि मैंने अपनी फूल जैसी बेटी की शख्सियत बिगाड़ कर रख दी है, लेकिन ये सब मेरे बस में नहीं था। मैं अपनी बेटी को चट्टान बनाना चाहती थी, ताकि कल को अगर उसे किसी मुश्किल का सामना करना भी पड़े तो वह कभी भी गिरे ना, जिसमें किसी हद तक मैं कामयाब भी हो गई थी। मैंने और मेरे पति ने हमारी बेटियों की जहाँ तक हो सकता था तमाम ख्वाहिशात पूरी की थी। मैं हर वक्त अपनी बेटियों के नसीब के लिए दुआ करती रहती। एक दिन मैं तेज बुखार की वजह से खेतों में ना जा सकी। मेरी छोटी बेटी को तो मेरा खेतों में जाना कभी पसंद ही नहीं था। मेरी बड़ी बेटी हमेशा कहती कि मैं आपकी जगह चली जाया करूंगी। इसकी कही गई बात पर मैं एकदम दहल जाती और हमेशा मुंह से निकलता कि ऊपर वाला ना करे कभी तुम्हें ऐसी जगह पर जाना पड़े। ये बात हकीकत थी कि मेरे पति ने बहुत मेहनत की थी, मगर कभी मेरे साथ बदसलूकी नहीं की थी। मेरी छोटी बेटी अक्सर कहती कि ऊपर वाला हम दोनों बहनों को आदत के तौर पर बाबा जैसा पति दे, जिस पर मैं मुस्कुरा देती। मेरी बेटी जवान हुई तो उसकी शादी के लिए कई रिश्ते आने लगे, मगर मैं अपने बाबा की तरह जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कुछ भी हो जाए, मगर मैं अपने बाप की तरह अपनी बेटी को किसी के भी हाथ में नहीं दे दूंगी। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसी जगह करूंगी जहाँ इसको दुनिया के हर ऐशो आराम दिए जाए, इसको कभी किसी चीज़ के लिए तरसना ना पड़े। जो जिंदगी मैंने गुजारी कभी मेरी बेटी को ना मिले। मेरे हालात ने मुझे इतना मायूस कर दिया था कि मैंने कम तनख्वाह वाले बहुत अच्छे रिश्ते भी ठुकरा दिए। कुछ तो बार बार मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहे थे, मगर मैं हमेशा इनकार कर देती। इसी दौरान एक रोज मेरा पति खेतों में गया, लेकिन रात होने पर भी जब वापस ना आया तो मैंने अपने साथ काम करने वाले किसान भाई से अपने पति के बारे में पूछा, लेकिन उसकी बात सुनकर मेरी जान लबों पर आ गई जब उसने कहा कि मेरा पति तो कब से घर के लिए निकल आया है, मगर इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मेरे एकदम होश उड़ गए। मैं जल्दी से अपनी हालत का ख्याल किए बगैर अपने पति को देखने के लिए निकल पड़ी। मेरी दोनों बेटियां भी मेरे साथ थी, मगर इस वक्त मुझे बस अपने पति की फिक्र थी। हर जगह तलाश कर लेने के बाद भी मेरा पति जब ना मिला तो मैं रोती हुई घर वापस लौट आई। रात ऐसे ही जाग कर काटी। परेशानी से बुरा हाल था। खुली फिजाओं में भी घुटन हो रही थी। अगली सुबह जब एकदम दरवाज़ा जोर जोर से बजने लगा, मैं जल्दी से उठी और आंसू साफ करती दरवाजे पर गई, लेकिन पूछने पर कौन है, बाहर से किसी गैर मर्द की आवाज़ आई
और बोला कि तुम्हारे पति के बारे में बताने आया हूँ। मैंने आओ देखा न ताओ और झट से दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन इस आदमी के पीछे एक सफ़ेद रंग के कपड़ों में लपेटा वजूद मेरी जान लेने के लिए काफ़ी था। मैं तो पथराई आंखों से इस सफ़ेद कपड़े को देख रही थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने आंसू से भरी आंखों से जैसे ही उस मर्द की तरफ देखा तो उसकी अगली बात ने तो मेरी रूह मेरे जिस्म से खींच ली, जब उसने बताया कि मेरे पति का देहांत हो गया है और मेरे पति का देहांत हार्ट अटैक से हुआ है। सारी रात अस्पताल रहने के बावजूद भी वे अपनी ज़िंदगी की जंग हार बैठे। मुझे तो अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस शख्स को सुबह तो ठीक से भेजा था, आखिर को ऐसा क्या हो गया कि वह दिल ही हार बैठा। घर में तो जैसे कोहराम मच गया था। मेरी बेटियां तो भागती हुई आई और अपने बाप के साथ लिपट गई। पूरा गांव मेरे पति की अर्थी में इकट्ठा हो गया। मुझ में तो इतनी हिम्मत बाकी न रही थी कि मैं अपने पति का चेहरा तक देख लूं। मेरा पति जैसा भी था अपनी बेटी पर जान लुटाता था। मेरी छोटी बेटी जो बिलक बिलक कर रो रही थी, मुझसे उसका रोना देखा नहीं जा रहा था। मेरी बड़ी बेटी बहुत हौसले के साथ कभी मुझे तो कभी अपनी बहन को संभाल रही थी। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अपने पति के बगैर मैं अपना घर कैसे संभालूंगी, अपनी दो जवान बेटियों की कैसे शादी करूंगी। अर्थी उठाई गई तो मेरा जैसे घर ही वीरान हो गया था। इस रोज इस बात का एहसास हुआ कि मेरा पति बेशक कम आमदनी के साथ भी गुजारा कर लेता था, मगर रौनक पति के साथ ही मेरे घर में थी। पति का साया सर से उठा तो समझ आ गई कि जो एक जीवन साथी के साथ सुकून दिखाई देता है, असलियत तो उस वक्त नजर आई जब आपके सर से साया छीन लिया जाता है, जब आप कड़कती धूप में आ जाए। मुझे तो होश ही नहीं था। घर का सारा काम मेरी बड़ी बेटी ने संभाल लिया। कभी जिसे घर से बाहर ना निकाला था, अब उसके अलावा कोई घर का काम भी नहीं कर पाता था। जब तक मेरे पति की 13वीं नहीं हुई तब तक मेरी बेटी ने ही मेरा पूरा घर संभाला, अंदर बाहर के पूरे तरीके से काम अपने सर पर ले लिए। मैं तो हैरान थी कि वक्त और हालात ने इसको इतना समझदार कब कर दिया। मेरे लिए तो अब भी वह तौलिया में लपेटी छोटी सी बच्ची थी। अक्सर मुझे अपनी बेटी की तरफ देख कर रोना आता था कि वक्त ने उस पर उसकी उम्र से ज्यादा जिम्मेदारियां डाल दी है। मगर हैरत की बात यह थी कि कभी भी इसके चेहरे पर शिकन या कोई परेशानी नहीं देखी थी। वह हमेशा मुस्कुरा कर काम करती थी, मेरी हर बात पर हाँ कह देती। मेरे पति को मरे अभी 2 महीने ही गुजरे थे कि गांव की औरतें घर आना शुरू हो गई और कहने लगी कि तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, उसके हाथ पीले कब कर रही हो। और मैं बस हाथ मलती रह जाती थी। मुझे अब अपनी बड़ी बेटी की फिक्र सताने लगी थी। लोगों की बातें भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, जितने मुंह उतनी बातें ही होती हैं, मगर मैं अपनी बेटी पर एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे अक्सर इस पर तरस आ जाता जिसने बेटा बनकर दिखाया था। मैं इस वक्त को याद करती जब मैं उसकी पैदाइश पर इसकी तरफ देखती तक नहीं थी तो फूट फूट कर रो रही थी। फिर मैंने अपना होश संभाला और अपनी जगह वापस आ गई। तभी मुझे अंदाज़ा था कि अब मुझे ही घर बार देखना होगा। साथ ही साथ मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता भी देखने लगी थी, मगर अच्छी कमाई वाला रिश्ता ही मुझे पसंद आना था। बहुत वक्त गुजारने के बाद एक रिश्ता, जो लड़का तो खूबसूरत था और तनख्वाह भी अच्छी थी, मगर इसका घर हमारे गाँव से बहुत दूर था। पहले तो सोचा कि ना करूं, मगर बेटी की बढ़ती उम्र को लेकर मैं ये सब नहीं कर सकती थी। उनको भी मेरी बेटी पसंद थी और मुझे भी उनका बेटा पसंद था। शादी तय हो गई और वह दिन भी आ गया जब मेरी बेटी को किसी और के घर जाकर उसका घर संभालना था। मेरी बेटी शुरू से ही बहुत मासूम और भोली थी। दुल्हन का जोड़ा पहन के तो वह किसी परिस्तान की परी लग रही थी। शादी होते ही विदाई का वक्त भी आ गया। मैं और मेरी बेटी एक दूसरे के साथ गले लग फूट फूट कर रोने लगी। मुझे अपने पति की बहुत कमी महसूस हो रही थी। मेरा दामाद भी अच्छा इंसान था। मुझे बोला कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, मैं आपकी बेटी का खुद से भी ज़्यादा ख्याल रख लूँगा। इसके अल्फाज ही मेरे लिए काफ़ी थे। बेटी की विदाई के बाद तो घर बिल्कुल ही वीरान हो गया था। मैं और मेरी छोटी बेटी सारा दिन घर पर एक दूसरे का चेहरा देखते गुजार देती थी। बेटी की शादी अभी नई नई थी। मैं तभी ज़्यादा बेटी से मिलने नहीं जाती थी कि कहीं इसका पति इस बात से नाराज़ न हो जाए कि मैं हर वक्त उनके घर में रहती हूँ। शादी को 3 महीने गुजरे, लेकिन हैरत की बात थी कि इसकी तरफ से भी कोई खबर न मिली। अब तो मुझे परेशानी होने लगी थी। एक रोज़ मैंने अपनी छोटी बेटी से बोला कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन से मिलने जा रही हूँ, तो वह भी मेरे साथ चल पड़ी। हम दोनों माँ बेटी जब बड़ी बेटी के घर पहुँचे तो घर देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। वह घर कम और महल ज़्यादा था। बाहर चौकीदार ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं, तो मैंने उसे बताया कि तुम्हारे घर में जिस लड़के की शादी हुई है, मैं इसकी बीवी की माँ हूँ। चौकीदार ने मुस्कुराते हुए मुझे अंदर भेज दिया। मेरा हुलिया बहुत अजीब था क्योंकि मेरे पास कोई नए कपड़े नहीं थे। अंदर नौकरानियों को देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी क्योंकि मेरा पहनावा उनसे भी ज़्यादा गया गुजरा था। मेरी छोटी बेटी ने मुझे हिम्मत दी और बोली कि आप इस घर की मालकिन की माँ हैं,
ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। बहुत सी नौकरानी मेरे पास आई और मुझसे बदतमीजी करने लगी। मैं उनको सफाई देती रही कि मैं तुम्हारी मालकिन की माँ हूँ, मुझे अंदर जाने दो, लेकिन वह मेरे साथ बहस में लगी रही। मेरी नज़र ऊपर खिड़की की तरफ गई तो मेरा दामाद वहाँ खड़ा मुझे देख रहा था। नौकरानी मेरे साथ बहस करती रही मगर मेरा दामाद नीचे ना आया। मुझे बहुत अजीब लगा और बहुत अफसोस भी हुआ। थोड़ी देर बाद जब नौकरानी बहस करके थक गई तो मेरा दामाद नीचे आया और बोला कि इन्हें अंदर आने दें। नौकरानी बोली जी साहब, और वह जल्दी से पीछे हटी और मुझे अंदर जाने दिया। मैं आंखों में आंसू लिए अपने दामाद के पीछे चल पड़ी। हैरत की तो बात यह थी कि मेरी बेटी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं आज अपनी बेटी से मिलकर इसको बताऊंगी कि इसकी नौकरानी ने मेरे साथ क्या रवैया किया है। मुझे जिस कमरे में बैठाया गया वह कमरा काफी ठंडा था कि मुझे ठंड महसूस होने लगी। मैंने दामाद से पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, इसको बुलाओ तो। दामाद ने बोला कि अभी वह घर पर मौजूद नहीं है, वह मेरी मौसी के घर गई हुई है। मैंने छोटी बेटी की तरफ देखा और उसको बोली कि हमारा यहाँ आना तो फिर बेकार हुआ, हमें पता होता तो हम इस दिन आ जाते जिस दिन बेटी घर पर होती। इतनी नौकरानी होने के बाद भी दामाद ने हमें एक गिलास पानी तक का ना पूछा था। थक हार कर मैंने ही दामाद से बोल दिया कि बेटा हमें एक गिलास पानी पिला दीजिए। मेरे दामाद ने मुझे पानी पिलाया और मैं अपनी छोटी बेटी को लिए वहाँ से निकल आई। मुझे कुछ तो अजीब लग रहा था, जैसे जो मुझे दिखाया जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं घर काफ़ी परेशान होकर लौटी थी। घर आते ही अपनी छोटी बेटी से बोला कि दुआ करो तुम्हारी बड़ी बहन ठीक हो। कुछ रोज़ गुजरे तो मुझे बेटी की याद सताने लगी। मैं फिर से अपनी बेटी से मिलने गई, लेकिन इस बार फिर दामाद ने कह दिया कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह सो रही है और डॉक्टर ने इसे जगाने से मना किया है। मैं तभी बोली कि बस मुझे अपनी बेटी को देख लेने दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मगर दामाद ने बहाना कर दिया कि मैं अगर इससे मिलने जाऊंगी तो वह उठ जाएगी, जो उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। मैं फिर से मायूस होकर घर वापस लौट आई। हर बार बेटी की शादी के बाद जब भी मैं उससे मिलने जाती तो दामाद कहता वह सो रही है और मुझे वापस भेज देता, और मैं हर बार मायूस होकर लौट आती और घर आकर परेशान होती रहती। 4 महीने ऐसे ही गुजर गए थे, लेकिन दामाद क्योंकि बड़ा आदमी था तभी मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। अब तो ऐसे लगता था जैसे बड़ी बेटी मैंने अपने हाथों से ही गंवा दी है। एक दिन बेटी की पड़ोसन ने रोका और बोली तुमने बेटी पर जुल्म किया है, सच्चाई जानना चाहती हो तो रात को 1 बजे बेटी से मिलने जाना। अब तो मेरा शक हकीकत में बदल रहा था। मैं जान गई थी कि कुछ तो बुरा हो रहा है मेरी बेटी के साथ। मैं अब सोचने लगी थी कि अपनी बेटी से कैसे मिलूंगी। मैं अगले दिन दोबारा अपनी बेटी के घर गई तो नौकरानी ने बताया कि मेरा दामाद आज घर पर नहीं है, मैं फिर किसी वक्त आ जाऊंगी। मैंने जब नौकरानी से पूछा कि वह कब आएगा तो नौकरानी ने बताया कि कल रात तक आ जाएंगे, मैं उससे अगले दिन आ जाऊं। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे अपनी बेटी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। मैंने अपनी बेटी को किसी भी तरह इस मुसीबत से बचाना था। मैं रात को फकीरनी बनकर बेटी के घर चली गई। नौकरानी ने मुझे मना किया, मगर रात के अंधेरे का फायदा उठाते मैं घर में छुप गई। घर के बाहर चौकीदार न जाने कहाँ गया था। मैं धीरे से घर के अंदर दाखिल हुई और चोरी छुपे अपनी बेटी का कमरा तलाश करने लगी। घर क्योंकि बहुत बड़ा था तभी मुझे काफ़ी मुश्किल पेश आई थी। मैं अभी एक एक कमरा खोल कर देख ही रही थी कि एक नौकरानी ने मेरा साया देख लिया और वह मेरी तरफ आने लगी। अब मुझे जल्दी वहाँ से भागना था तो मैं छुपते हुए एक कमरे में चली गई जो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। मुझे जब यकीन हो गया कि नौकरानी वहाँ से जा चुकी है, मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की घुटी घुटी आवाज़ें सुनाई दे रही है। लेकिन अपना वहम समझकर मैं फिर से वहाँ से निकलने लगी। फिर से जब मैं बाहर निकलने लगी तो मेरे पैर के साथ कोई इंसान का वजूद टकराया। मैं हैरत से अपने आसपास किसी को महसूस कर रही थी। मैं हाथ मारते अंदाज़ा से कमरे की लाइट जलाई तो रूह कांप गई, क्योंकि दामाद ने मेरी बेटी को रस्सियों से बांधकर कमरे में बंद कर रखा था। मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई थी। अपनी बेटी की हालत देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी पहले वाली बेटी है। आंखों के नीचे काले धब्बे और चेहरे पर न जाने कितने ही निशान थे। मुझे अपनी बेटी की हालत देख बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह मेरी ही बेटी है। मैंने सोच लिया था कि मैं अब 1 मिनट भी इस दरिंदे इंसान के पास अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगी। मैंने जल्दी से अपनी बेटी को खोला जो बेहोशी की हालत में थी। पास एक पानी का जग पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से उसमें से कुछ पानी लिया और अपनी बेटी के चेहरे पर छिड़क दिया। वह हल्की हल्की होश में आई तो मुझे देखते ही चौंक गई और फिर मेरे सीने से लगती फूट फूट कर रोने लगी और बोली मुझे यहाँ से ले जाओ,
ये जगह अच्छी नहीं है। मेरा पति रोज़ मुझे रस्सियों से बांध देता है और मुझे कहता है कि मैं पागल हूँ। वह मुझे न जाने क्या क्या करने को कहता है, न जाने कौन कौन से इंजेक्शन मुझे लगाता है। माँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। अपनी बेटी की तकलीफ़ देखकर मैं तड़प उठी और उससे बोली कि अब तुझे तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। मैं अपनी बेटी के कमरे से बाहर निकली तो 2-3 नौकरानी बाहर खड़ी थी, जिन्होंने हम दोनों को रोक लिया और बोली कि जब तक साहब नहीं आते तुम कहीं नहीं जा सकती। मगर मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं एक माँ होने के साथ साथ वे चट्टान भी बन गई थी, जिसके आगे कोई भी तूफान कुछ नहीं कर सकता। मैंने नौकरानी को कहा कि अगर कोई भी मेरे रास्ते में आया तो मैं उसकी जान ले लूंगी। मेरी दहशत और मेरा गुस्सा देखकर सब नौकरानी डर के मारे पीछे हो गई और मुझे और मेरी बेटी को जाने का रास्ता दे दिया। मैं घर से अभी निकलने लगी थी कि मेरा दामाद घर में आया और हम दोनों माँ बेटी को देखकर चीखने लगा। नौकरानियों को झिड़कने लगा कि मुझे अंदर क्यों आने दिया, लेकिन मैंने भी दामाद को 2 टूक अल्फाज में कहा कि मैं अपनी बेटी साथ लेकर जा रही हूँ। मैंने अपनी बेटी को बेचा नहीं था जो तुमने इसकी ऐसी हालत कर दी है। मेरा दामाद पहले तो गुस्से में रहा और फिर कह के लगा कर हंसने लगा और बोला कि ठीक है ले जाओ, ये तो अब किसी के काबिल नहीं रही और ऐसी बदकिरदार औरत को मैं अपने घर भी नहीं रखूंगा जो ना जाने कितने ही मर्दों के साथ रह चुकी हो। अपनी बेटी के किरदार पर बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने चौंक कर दामाद की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया और बोली कि खबरदार, अगर मेरी बेटी के किरदार पर एक लफ्ज भी बोला मैं ज्वाला बनी सब पर बरस रही थी। मैंने अपनी बेटी को पकड़ा और दामाद के घर से ले आई। हैरत की बात यह थी कि मेरे दामाद ने मुझे खामोशी से अपनी बेटी वापस लाने दी। मेरी बेटी पहले जैसी नहीं रही थी। मुझे अब अपनी बेटी पर तरस आता और अपनी बेवकूफ़ी पर रोना कि काश मैं अच्छी कमाई की जगह इंसान की अच्छी परवरिश देख लेती तो आज मेरी बेटी इस हालत में ना होती। हर वक्त अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए रोती रहती और अपनी बेटी के अच्छे नसीब के लिए दुआ करती। मेरी बेटी जो पहले बहुत खामोश रहती थी, अब तो इसने बिल्कुल ही चुप रहना सीख लिया था। ना वह अपनी तकलीफ बयान करती और ना ही किसी ख्वाहिश का इजहार करती। मैंने सोच लिया था कि अपनी बेटी को उसके पति से आज़ादी दिलवा दूंगी। हमारे गांव में एक बहुत अच्छा वकील था। मैंने जब उससे बात की तो उसने बोला कि मैं तुम्हारी बेटी का केस लड़ूंगा और जीतूंगा भी। हम बहुत पुराने यहाँ के रहने वाले हैं, तभी मैं तुम्हारे पति को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसने कई बार मेरी बहुत मदद की। अब शायद उन एहसानों का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। मुझे सुनकर हैरत हुई कि मेरे पति ने ऐसे कौन से एहसान उस वकील पर किए थे जो बगैर पैसे लिए मेरी बेटी का केस लड़ने के लिए तैयार था। मैंने इस लड़के से पूछा कि मेरे पति ने तुम पर ऐसे कौन से एहसान किए थे जो तुम इतने बड़े वकील होकर भी बगैर फीस के मेरी बेटी के लिए केस लड़ोगे। उसने बताया कि एक दिन मेरी बहन खेतों में गई और वहां पर इसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया। तुम्हारे पति ने इसकी जान बचाई। वह बहन मुझे बहुत अजीज है और मैं हमेशा तुम्हारे पति की तलाश में रहा कि किस तरह मैं इसका शुक्रिया अदा कर सकूंगा, मगर मुझे सुनने को मिला कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। वकील की बात सुनकर मैंने आसमान की तरफ चेहरा किया और अपने रब का शुक्रिया किया और वकील ने मेरी बेटी से सब कुछ पूछा कि उसके पति ने उसके साथ क्या किया। मैं तो अपनी बेटी के मुंह से उसकी तकलीफ सुनकर हैरान रह गई जब उसने बताया कि उसका पति रोज इसको ना जाने कौन से इंजेक्शन लगाता था, जिसके बाद वे बेहोश हो जाती और फिर उसका पति इसको अपने दोस्तों के सामने कर देता, इस पर अपने दोस्तों के सामने जुल्म करता। वकील भी सुनकर एक बार दहल गया और बोला कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम भी मेरी बेटी हो, मैं अपनी बेटी का केस खुद लड़ूंगा। वह वकील किसी फरिश्ते से कम ना था। उसने फरिश्तों की तरह ही हमारी हिफाजत की और मेरी बेटी को उसका इंसाफ दिलवाया। मेरी बेटी को ना सिर्फ तलाक दिलवाई बल्कि इसके पति को कड़ी से कड़ी सजा भी दिलवाई। हम अपनी बेटी को हर तरह का सुकून दे सकते हैं, मगर अगर नहीं दे सकते तो वह इसका नसीब है। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि मेरी बेटी तलाक के बाद भी मेरी तरह मायूस नहीं हुई थी, बल्कि उसने अपने आप को मजबूत कर लिया था और वह हमेशा कहती थी कि मैं कभी भी लोगों की वजह से अपने रब को नाराज नहीं करूंगी, क्योंकि मायूसी करना गलत बात है। जो मेरे साथ हुआ वो मेरे लिए आजमाइश का वक्त था। धन्यवाद दोस्तों।